हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। तो आज आपका टॉपिक रहेगा अधिगम यानी लर्निंग, जो आपके एग्जाम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम जानेंगे अधिगम क्या होता है, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक ने दी हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अधिगम क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है अधिगम। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना या लर्न करना, लेकिन अधिगम केवल स्कूल जाने, कॉलेज जाने या किसी के सिखा देने मात्र से नहीं होता, बल्कि अधिगम एक ऐसी प्रणाली है जो जीवन के अंतिम समय तक हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि अधिगम जो है उसका अर्थ जो होता है वो होता है सीखना या लर्न करना। क्योंकि यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो वो होता है सीखना या लर्न करना या जानना या समझना। लेकिन केवल किसी के समझा देने से या स्कूल जाने से अधिगम हमको प्राप्त नहीं होता। अधिगम हर चीज़ से प्राप्त होता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे घर पे जो हमारी माएँ होती हैं, आपकी माँ है, वो कितना अच्छा खाना बनाती है, लेकिन क्या उन्होंने कभी कोई कोर्स किया खाना बनाने का? नहीं ना। फिर भी उनको क्या आ गया? अधिगम आ गया। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें कहीं कॉलेज, विश्वविद्यालय या स्कूल जाने से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अधिगम जो है वह हमें कई रूपों में प्राप्त होता रहता है। जैसा कि अभी मैंने ताली बजाई या आपने ताली बजाई, तो हमको क्या होता है? एक अधिगम प्राप्त होता है कि दोनों हाथों से ताली बजाने पर क्या होता है? आवाज़ आती है, हाथों में चोट भी लगती है और दर्द का एहसास भी होता है। तो ये सब क्या है? अधिगम ही है। तो अधिगम हमें हर चीज़ से प्राप्त हो सकता है, हर चीज़ से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही होता है हमारा अधिगम। फिर क्या है? अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, तो ही वह क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो क्या होता है? अधिगम में परिवर्तन तो आया, लेकिन ये नहीं पता कि वह परिवर्तन कैसा है, स्थायी है या फिर अस्थायी है। और एग्जाम में क्या होता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो आपको दो ऑप्शन दे देता है, पहला दे देता है अधिगम और दूसरा दे देता है अभ्यस्तता। तो यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, अधिगम सही मार देते हैं और उनका क्या होता है? आंसर गलत हो जाता है। तो आपको बता दें कि एग्जाम में अस्थायी परिवर्तन पूछे तो आपका राइट आंसर होगा अभ्यस्तता, और स्थायी परिवर्तन पूछे तो आपका राइट आंसर होगा अधिगम। जैसा कि याद रखना है आपको कि स्थायी परिवर्तन अगर पूछ दे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। अधिगम। और अस्थायी पूछे, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन पूछते तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यस्तता। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। फिर है व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वो है जेबी वाटसन। फिर है व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। याद रखना है। किस पुस्तक में किया था? तो वो किया था उन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। तो देखिए, यहाँ से एग्जाम में 3 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। पहला बनता है व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। फिर बनता है व्यवहार शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था? वो किया गया था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। फिर बनता है व्यवहारवाद के जनक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जेबी वाटसन को। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखिएगा। तो ये होता है हमारा अधिगम। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्या आती है? अधिगम की विशेषताएं।
तो अब अधिगम की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अधिगम जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि अधिगम जो है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया होती है, यानी अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत होता है। फिर है अधिगम निरंतर यानी रेगुलर व सतत यानी कंटिन्यूअस होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तब भी सीखते थे, आज भी सीखते हैं और बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ कंटिन्यू सीखते रहते हैं। फिर है अधिगम विकासशील प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है कि अधिगम जो है वो एक डेवलपिंग प्रोसेस है, क्योंकि अधिगम में क्या होता है, विकास होता रहता है, डेवलप होता रहता है। फिर है अधिगम सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी सीख सकता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर भी सीख रहे हो, अपने घर पर सोशल मीडिया से सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, इसलिए इसे यूनिवर्सल प्रक्रिया कहा गया है। फिर है अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जब आपका कोई उद्देश्य नहीं है तब तक आप कुछ भी सीख नहीं सकते। जैसा कि आप पढ़ाई करते हैं तो ये सोच के कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, तो अच्छे नंबर लाना आपका उद्देश्य होता है, इसीलिए अधिगम एक क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। फिर है अधिगम एक मानसिक यानी मेंटल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कहाँ से सीखते हैं, तो वो सीखते हैं माइंड से, यानी दिमाग से सीखते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक मेंटली प्रोसेस है। फिर है अधिगम की प्रक्रिया सक्रियता यानी एक्टिविज्म पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आप सीख नहीं सकते किसी भी चीज को, इसीलिए सीखना जो है वह सक्रियता पर निर्भर करती है। फिर है अधिगम सामाजिक होता है, यह समाज में समायोजन यानी एडजस्टमेंट में सहायता करता है, क्योंकि क्या होता है, समाज से जुड़ा हुआ ये एक पॉइंट है, यह समाज के समायोजन में सहायता करता है कि किस तरीके से समाज के मापदंडों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये थी आपकी अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो कुछ कारक यहाँ पे दिए गए हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। पहला है वातावरण। इसमें क्या होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो और वहाँ कोई आके चिल्लाने लग जाए, शोर करने लग जाए, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं। और अगर वहीं आपका इन्वायरमेंट यानी जो इन्वायरमेंट है आपका वो ऑफिशियल है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा वातावरण है, तो वह आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। फिर है बालक की योग्यता। इसमें क्या होता है कि बालक की कितनी क्षमता है, वह मानसिक या शारीरिक रूप से विकसित है या नहीं है। तो क्या है कि बालक की योग्यता इस पर जो है वो निर्भर करती है, तभी उसका अधिगम है जो वो अच्छा होगा, इसीलिए बालक की योग्यता बहुत महत्व रखती है। फिर आता है परिवार। इसमें क्या होता है कि बालक सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखता है। जिस प्रकार से बच्चों को अनुभव के अवसर अधिक मिलते हैं, उस परिवार में बच्चा क्या होता है, जल्दी सीखता है। फिर आता है समाज। इसमें क्या होता है कि परिवार के बाद अधिगम में जो भूमिका निभाता है वह है समाज। समाज जो है वह अपने आदर्शों, मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति और जिज्ञासा पैदा करती है। फिर है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, अधिगम में परिपक्वता भी अपना असर डालती है, क्योंकि जब आप परिपक्व हो जाते हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं तो आपके ऊपर अधिगम प्रभावित होता है। और ये परिपक्वता जो है वो किशोरावस्था में आने लगती है। किशोरावस्था में 18+ में आने लगती है। किस में आने लगती है? किशोरावस्था में। अगर एग्जाम में पूछे कि जो परिपक्वता होती है वो किस अवस्था में आ जाती है, तो वो आ जाती है किशोरावस्था में 18+ में। फिर है बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है।
तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चा कुछ सीख रहा है और उसी समय उसको बुखार आ जाए या उसकी तबीयत खराब हो जाए, पेट में दर्द होने लग जाए, तो क्या होता है, यदि बच्चे को कोई ऐसा रोग लग जाता है तो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी गति क्या है, वो रुकेगी। यानी बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर है सीखने की इच्छा। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है कि सीखने की इच्छा बहुत महत्व रखती है। सीखने के लिए अगर आपकी इच्छा होगी तो आप सीखेंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। फिर है विषय सामग्री का स्वरूप। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ अगर सीखना है, जैसे कि मान लेते हैं आपको जियोग्राफी मैप के बारे में सीखना है, तो आप किताब से तो पढ़ लेंगे, और अगर आपके पास मैप हो तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्या है, उस विषय से संबंधित आपके पास क्या उपलब्ध है, विषय सामग्री जो है वो उपलब्ध है। फिर है शिक्षक का व्यवहार। इसमें क्या होता है कि अधिगम के लिए शिक्षक का व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि शिक्षक एक होता है, वो छोटी छोटी बात पर अगर बच्चों को डांटता है, मारता है, तो बच्चा डर के मारे सीख नहीं पाता। और यदि एक अच्छा शिक्षक बच्चों को बच्चों की छोटी छोटी गलतियों के बारे में उसे बताए, अच्छे से सिखाए, समझाए, तो क्या होता है, बच्चा जल्दी से सीखता है। इसीलिए शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा होना चाहिए। फिर है निश्चित उद्देश्य। इसमें क्या होता है कि जैसा कि अभी बताया था कि अगर आपका कोई निश्चित उद्देश्य है तो ही आप सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो ये थे आपकी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आती हैं अधिगम की विधियां। तो अब अधिगम की विधियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली विधि है परीक्षण करके सीखना। तो इसमें क्या होता है, यदि हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक अन्वेषण के रूप में जाते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी परीक्षण करते हैं और फिर कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। उसके बाद है करके सीखना। करके सीखना यानी खुद से सीखना। तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं और आपको नहीं आ रहा है, तो आप बुक खोलेंगे या सोशल मीडिया से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो ये होता है करके सीखना। फिर है निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना। इसमें क्या होता है कि हमने किसी चीज को सीखने की कोशिश की, यानी अवलोकन किया। क्या किया, अवलोकन किया, लेकिन नहीं सीख पाए, तो आगे फिर से कोशिश करेंगे और उसको सीख जाएंगे। तो ये होती है निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना। फिर है अनुकरण विधि। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को दूसरे की नकल करके सीखना, क्योंकि अनुकरण का क्या अर्थ होता है, नकल करके सीखना। नकल करके सीखना। यानी किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, समझकर सीखना क्या कहलाता है, अनुकरण विधि कहलाती है। फिर है वाद विवाद विधि। इसमें क्या होता है, वाद विवाद विधि में छात्रों के मन में चल रहे प्रत्येक प्रश्न का समाधान हो जाता है। इससे छात्रों को कोई भी विषय आसानी से समझ में आ जाता है। फिर है प्रयास एवं त्रुटि विधि। इसमें वही थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत वाली विधि है। जैसा कि जिसमें क्या होता है, पहले बच्चे ने प्रयास किया, सीखा, फिर गलती की, फिर प्रयास किया, फिर सीखा, फिर उसने गलती की, फिर सीखा, फिर गलती की, धीरे धीरे क्या होता है, लास्ट में बच्चा कोशिश करते करते सीख जाता है। तो ये थी आपकी अधिगम की महत्वपूर्ण विधियां। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आती हैं आपकी अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखते हैं कि अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं यहाँ पे, जिनके बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो BF स्किनर के अनुसार उन्होंने कहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो जो BF स्किनर है उन्होंने कहा है कि सीखना जो है वो व्यवहार में सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। तो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 डिफिनीशंस दी गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में कोई ना कोई सी पूछ दी जाती है, ध्यान रखना है। फिर आते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखना
आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो सीखना है यानी जो अधिगम है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का ही क्या है, अर्जन है। ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। फिर आते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के अनुसार उन्होंने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी जो व्यवहार होता है उसका जो व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है यानी जो डेवलपमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। फिर है गेट्स के अनुसार। गेट्स ने क्या कहा है, सीखना अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो गेट्स ने कहा है कि जो सीखना यानी जो अधिगम है वो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। फिर है विलियम वुडवर्थ के अनुसार, इन्होंने कहा है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। क्योंकि विलियम वुडवर्थ जो है उन्होंने कहा है कि जो नवीन यानी नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया का जो अर्जन होता है वही क्या कहलाता है, अधिगम यानी सीखना। तो ये थी आपकी अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अधिगम के पक्ष। तो यहाँ पे देखते हैं अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। तो आपको बता दें, याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पूछ देता है डायरेक्ट कि अधिगम के कुल कितने पक्ष हैं। तो वो हैं 3। तो पहला पक्ष कौन सा है, संज्ञानात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, ज्ञान के द्वारा सीखना संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। जैसा कि बच्चा स्कूल गया, उसने वहां पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो उसमें क्या आया, परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन आया, स्थायी परिवर्तन आया। जैसा कि बताया था कि अधिगम वही कहलाएगा जो स्थायी परिवर्तन होगा, क्योंकि जिसमें स्थायी परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अधिगम वह नहीं कहलाएगा जो अस्थायी होगा। फिर है क्रियात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, क्रिया के द्वारा सीखना क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसको सवाल नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप से करके सीखेगा, तो वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो वही होता है कि क्रिया के द्वारा सीखना क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। फिर है भावात्मक पक्ष, यानी भावनाओं से सीखना, यानी भावनाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है, भावात्मक पक्ष कहलाता है। जैसा कि यहाँ से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से अधिगम का पक्ष नहीं है। तो जब आपको ये 3 पक्ष याद होंगे कि संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, तो क्या होता है, एक जो नहीं होगा वो दिया होगा ऑप्शन में, तो आपको जब 3 पता है तो आप नहीं वाला तो निकाल ही लेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे अधिगम के पक्ष। फिर आता है अधिगम के वक्र। इसमें क्या होता है, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी ग्राफ, आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। जैसा कि इसमें बताया गया कि अधिगम की जो मात्रा होती है, जो उसका प्रभाव होता है, जो उसकी क्षमता होती है, उसको किसी के माध्यम से, जैसे कि ग्राफ हो गया, आरेख हो गया, इससे यानी प्रदर्शित यानी शो किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। फिर अधिगम के वक्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है कि अधिगम के कुल कितने वक्र होते हैं, तो वो होते हैं 4, जो कि याद रखना है। तो उसमें पहला वक्र जो है वो है सरल रेखीय वक्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। इसमें जो सीखने की गति एक समान होती है, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि सीखने की गति जो होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है। जैसा कि कोई बच्चा है, उसने क्या है, आज 1 घंटा पढ़ा। क्या किया, 1 घंटा पढ़ा। तो क्या किया उसने, एक पार्ट को याद किया, एक पार्ट जो है उसने कंप्लीट कर लिया। फिर क्या है, उसने दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ा। फिर क्या किया उसने, 2 पार्ट को याद कर लिया, कंप्लीट कर लिया। फिर क्या हुआ, उसने 4 घंटा पढ़ा, तो उसने क्या किया, 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो क्या है, इसमें जितने दिन वह पढ़ रहा है उतने घंटे उसके सेम चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पे सीखने की गति जो है वह कैसी है, एक समान है। तो ये होता है आपका सरल रेखीय वक्र। फिर आता है उन्नतोत्तर वक्र।
इसमें क्या होता है, सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम शिखर तक पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें होता है कि बच्चे की सीखने की जो स्पीड होती है वो शुरू में तेज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू में तेज होती है सीखने की गति उसकी, यानी बच्चा बहुत स्पीड से सीखता है। लेकिन एक उच्चतम बिंदु यानी एक वो उच्चतम शिखर पर जब पहुंच जाता है तो उसके क्या होता है, सीखने की गति जो होती है वो कम हो जाती है। तो जैसा कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, तो ये था आपका उन्नतोत्तर वक्र। इसके बाद आता है नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, इसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। इसमें बच्चे की जो शुरू में सीखने की स्पीड होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, शुरू में क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे सीखता है और बाद में धीरे धीरे सीखने की गति क्या होती है, वो एकदम से तेज हो जाती है। जैसा कि ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि वो शुरुआत में तो धीरे धीरे सीखते हैं और फिर बाद में उनकी जो गति होती है सीखने की वो तेज हो जाती है, वही यहाँ पे बताया गया है। फिर आता है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र उन्नतोत्तर व नतोत्तर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप है। तो क्या है कि ये जो उन्नतोत्तर और नतोत्तर वक्र जो है, इन दोनों का क्या है, मिला जुला एक रूप है। इसको क्या हम लोग यश नाम से भी जानते हैं। मिश्रित अधिगम वक्र को किस नाम से, यश नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरू में सीखने की गति तेज भी हो सकती है और धीमी भी, और लास्ट में भी यही होता है कि सीखने की गति तेज भी हो सकती है और धीरे भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, शुरुआत में भी गति तेज होती है, फिर धीमे हो जाती है, फिर तेज होती है, लास्ट में भी तेज होती है, फिर धीमे हो जाती है। तो आपका मिश्रित वक्र जो है, जिसमें आपके सीखने की गति धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। तो ये थे आपके अधिगम के वक्र। फिर आता है अधिगम पठार। इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति। अधिगम के पठार में अधिगम की गति 0 होती है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि पठार, अधिगम का जो पठार होता है उसमें क्या होता है, सीखने की गति क्या होती है, वो रुक जाती है, यानी पठार का मतलब होता है रुकना। फिर क्या, ना तो उसमें उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। अधिगम में पठार में क्या होता है, अधिगम की गति जो होती है, अधिगम की गति जो होती है वो कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये होता है आपका अधिगम का पठार। तो ये थी आपकी अधिगम की क्लास। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हम लोग अब करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए प्रेरणा का होना, ऑप्शन बी स्मृति मापन उपकरण, ऑप्शन सी तेज गति से पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन डी निरर्थक पद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सीखने के लिए यानी अधिगम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रेरणा का होना जो है वो सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्रेरणा होगी तो क्या होगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आंसर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है व्यवहार यहाँ पे गलत लिखा है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारक होते हैं को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे पूछा है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जैसा कि बताया था जो अभ्यास के कारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सीखना,
ऑप्शन बी सोचना, ऑप्शन सी क्रिया करना, ऑप्शन डी कल्पना करना। तो स्थायी परिवर्तन, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए स्वानुभव, ऑप्शन बी स्वक्रिया, ऑप्शन सी स्वचिंतन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो सीखने के लिए स्वानुभव, स्वक्रिया, स्वचिंतन, ये तीनों चीजें जो हैं वो सीखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है उसको क्या कहा जाता है? अधिगम। जैसा कि अभी बताया था, स्थायी अगर परिवर्तन पूछे तो अधिगम, अस्थायी पूछे तो अभ्यस्तता। तो यहाँ पे स्थायी पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, नहीं है, यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चंस पूछा है तो इसका आंसर भी निगेटिव होगा। ऑप्शन ए अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी आंतरिक अवस्था। तो यहाँ पे पूछा है कि जो अधिगम की परिघटना में आवश्यक घटक है वो कौन सा नहीं है, तो वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर डेड डैश की डेड डैश चलती है। तो विकास की प्रक्रिया चलती है, सीखने की प्रक्रिया, या शिक्षकों की प्रगति, या फिर बालक शरारती। तो यहाँ पे पूछा गया है स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर चलती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने की प्रक्रिया, यानी स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है या परिभाषा दी है? जैसा कि अभी बताया था, एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस आता है, पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी जेन पियाजे, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी स्किनर। तो आदतों तथा ज्ञान में अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है यह परिभाषा दी है, किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम कहलाता है, यह कथन है, यानी यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेट्स का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी विलियम वुडवर्ड का, ऑप्शन डी गिलफोर्ड का। नवीन ज्ञान यानी नया ज्ञान और नई नई जो प्रतिक्रियाओं का अर्जन होता है वो अधिगम कहलाता है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है आपका विलियम वुडवर्थ ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है निम्नलिखित में से सीखने के वक्र में पठार बनने का कारण है? ऑप्शन ए सीखने में रुचि की कमी, ऑप्शन बी रुचि का अभाव, ऑप्शन सी थकान, ऑप्शन डी ये सभी। जैसा कि अभी बताया था कि निम्नलिखित में से सीखने में वक्र में पठार बनने का कारण है, ये पूछा है कि पठार में बनने का कारण क्या है? तो रुचि की कमी, रुचि का अभाव, थकान, ये जो तीनों हैं ये तीनों क्या हैं? इसमें पठार बनने के कारण हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने के पठार का निवारण हो जाता है? ऑप्शन ए दंड देने से, ऑप्शन बी अप्रेरित करने से, ऑप्शन सी दोषपूर्ण पर्यावरण से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सीखने के पठार का निवारण हो जाता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अप्रेरित करने से। ना ही दंड देने से होगा, ना ही दोषपूर्ण पर्यावरण से होगा, ना ही कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अधिगम के सेकेंड पार्ट, अधिगम के सिद्धांत के साथ। अधिगम के सिद्धांत।
अधिगम के सिद्धांत के साथ। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।